वो एस्ट्रोनॉट भी हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे वो काम नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा सोशल चेंज आया है। फिर दूसरा क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज के समय ऐसा है कि हमारे सामने अगर आज आप कोई एक मोबाइल फ़ोन लेते 6 महीने के बाद वो उसके फीचर्स ये सारी चीज़ें पता चलती है कि वो बेकार इन द सेंस एक नई एडवांसमेंट आ गई। तो जो हम लोग रैपिड चेंज की बात कर रहे हैं, इस तरह से बहुत रैपिड चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो कभी क्या आपने सोचा होगा 10-20 साल पहले कि हम पानी खरीद करके पिएंगे? हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। लेकिन कितना बड़ा चेंज है। अब तो आप बाहर निकलते हैं और सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये भी है, एक कंज्यूमर कल्चर भी डेवलप हुआ है इसके पीछे, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को सुविधा चाहिए और उस सुविधा के लिए वो ही और शी इज रेडी टू पे। कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम भी पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन मुझे ये सुविधा चाहिए। तो ये तो सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं अगर म्यूजियम्स की बात करूँ तो मैं इसको हिंदी में लिखूँगी। ये आईकॉम, जैसा कि सुबह से चर्चा हो रही है और ये जो म्यूजियम डे भी हो आईकॉम के द्वारा दी जाने वाली थीम के पे ही हम मनाते हैं। तो संग्रहालय का जो कॉन्सेप्ट है, संग्रहालय का जो फंक्शन है, संग्रहालय का जो फॉर्म है, वो समय के साथ साथ काफ़ी उसमें हमें चेंजेस दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि आईकॉम ने भी समय समय पर अपनी परिभाषा चेंज की। लेकिन एक चीज़ यदि आप देखेंगे तो इन सारी परिभाषाओं में एक ही चीज़ बहुत जो है वो कॉमन है, वो है संग्रहालय समाज के लिए है। मतलब समाज से संग्रहालय अलग नहीं है। अभी 2022 में प्रेग में भी जो डेफिनेशन को फिर से डिफाइन किया गया है और इस समय जो उसी को मान्यता मिली, तो उसका भी यही कहना है कि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से संग्रहालय को दूर नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि संग्रहालय और समाज किस तरह से एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। लेकिन इसमें अभी देखिए जो नई डेफिनेशंस में उसमें इंक्लूसिविटी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है एंड सस्टेनेबिलिटी है। तो इन 3 चीज़ों पर मेन फोकस किया गया है। तो आज के समय में हम संग्रहालय अभी किस तरह से काम करें कि संग्रहालय को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर के जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इसको एक्सेसिबल बनाएं। इस पे संग्रहालय को काम करना होगा। मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में बताना चाहती हूँ तो डेफिनेशंस के माध्यम में कि जब ये संग्रहालय की अवधारणा शुरू होती है तो उस समय आज और जो हमें संग्रहालय की अवधारणा दिख रही, जो सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के रूप में दिख रही, पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थे और अब इस समय पब्लिक ओरिएंटेड है। तो ये कैसे संग्रहालयों ने अपनी लंबी विकास यात्रा तय की है और उसका क्या है, एक सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो है उसने कवर्ड ए लॉन्ग जर्नी एंड द टर्म जादूघर डिनोटेड म्यूजियम इन द 19th and early 20th century now have been obsolete and totally discarded। और इस समय में पूरी तरह से ये जो अवधारणा थी म्यूजियम्स की वो, और एक समय ऐसा आया कि संग्रहालय जो था केवल एक एलीट क्लास के लोगों के लिए था। वो जो अरिस्टोक्रेट फैमिलीज हुआ करती थी उनके पास अपने पर्सनल कलेक्शंस हुआ करते थे और वो केवल अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को देख करके उसको एंजॉय करते थे। उसमें आम आदमी के लिए बिल्कुल टोटली व्यक्तिगत रूप से वो संग्रह हुआ करते थे, उसमें आम आदमी की बिल्कुल जगह नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरी तरह से ये जो कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ है ये पूरी तरह से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरप्रिटेशन जो है ये पूरी तरह से स्कूल में इस्टेब्लिश हो चुका है। ये मैंने बोल दिया। अब बीइंग ए सोशल इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम का क्या रोल है? म्यूजियम्स कैसे इस बदलते हुए समुदायों में कैसे उसकी क्या भूमिका है? तो क्या कर सकता है म्यूजियम? एज ए कल्चरल एम्बेसडर, दे सब एजुकेशनल स्पेसेस, एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में काम कर सकते हैं। फिर ऑफरिंग इनसाइट इनटू हिस्ट्री, आर्ट एंड साइंस एंड फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन फॉर द कंट्रीज कल्चरल लैंडस्केप। आप सब जानते हैं कि हम भारत जैसा देश जिसके पास इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासतें हैं, कहते हैं ना कि हर 4 कोस पे बाकी बदल जाती है। तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स। तो इन सबको जब हम संग्रहालय में जाते हैं तो संग्रहालय क्या करता है, हमारे इस भारत देश का जो एक सांस्कृतिक विरासतों का जो
मानचित्र है वो जब आप देखते हैं, मानचित्र को उसके कलेक्शंस के माध्यम से देखते हैं, तो आप में नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता की भावना, एक तरह से सोशल हार्मनी, मैंने शुरू में कहा था, एक सामाजिक सौहार्द और समन्वय में संग्रहालय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग कहते हैं कि म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम भावी पीढ़ियों के लिए अपनी विरासतों को संरक्षित करने का काम करते हैं। तो हमें, जब हम संग्रहालय जाते हैं, तो हमें संग्रहालय में जाकर एक तरह से दे ब्रिज द गैप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या? और हमारी जो यंग जनरेशन्स है उनको अपने कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस के साथ उनको इंगेज करती है। कैसे? इसके लिए मैं बात आगे कर दूँगी। ये है संग्रहालय क्या क्या कर सकता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों को प्रिजर्व करता है, कम्युनिटी को इंगेज करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, और इकोनॉमिक, आप देखें कैसे लोगों की सोशल कल्चरल लाइफ ही नहीं, वो इकोनॉमिक लाइफ भी लोगों की कैसे कल्चरल टूरिज्म के माध्यम से, एक सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से संग्रहालय इकोनॉमी ग्रोथ में भी, न केवल राष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है, बल्कि इंडिविजुअली भी लोगों की मदद करता है। जब आपका इकोनॉमिक लेवल आपका हाई होगा तो इनफैक्ट नेचुरल है आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। तो कैसे संग्रहालय की बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के रूप में संग्रहालय निर्विवाद रूप से स्थापित है। और एक चीज़ ये भी है, अगर मैं बात करूँ, जैसे हमें किसी भी वृक्ष को पुष्पित और फलवित करना है तो हमें उसकी जड़ों को सींचना होगा। तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो धरोहर है म्यूजियम्स में, हमें उनको बचाना होगा, क्योंकि ये जो हमारी किसी भी राष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासतें, वही उसमें आत्मगौरव और आत्मबोध का जो संचार करती हैं। तो इस दृष्टि से भी हम देखें तो संग्रहालयों की जो भूमिका है वो बहुत निर्विवाद रूप से स्थापित है। उसको किसी भी तरह से हम कम कर नहीं आ सकती। फिर क्या है, मैं कहती हूँ कि जो म्यूजियोलॉजिस्ट है दे आर सोशल पैथोलॉजिस्ट। सोशल पैथोलॉजिस्ट मीन्स पैथोलॉजिस्ट का क्या काम है? पैथोलॉजी क्या करते हैं? आपको कोई भी डिजीज है, कुछ भी है, आपको पहले उनके पास जाना होगा, वो आपको टेस्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस पे आपका ट्रीटमेंट होता है। तो म्यूजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो समाज में सोशल जो इश्यूज हैं, करेंट इश्यूज हैं, उनको वो एक्सप्लोर करते हैं, और उसी के बेसिस पे म्यूजियम्स को एग्जीबिशंस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ करके, जैसे आजकल इन्वायरमेंटल की बात करते, मैं आगे उसकी भी चर्चा करूँगी, मैं दिखाऊंगी एक मूर्ति के माध्यम से। मैं अपने विषय की मुख्य बात पे आगे, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर कलेक्शन ही म्यूजियम का फंक्शन है तो म्यूजियम ही है। अच्छा, फिर अगर कलेक्शन के बाद हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, और फिर एग्जीबिशन इज़ द पब्लिक फेस ऑफ द म्यूजियम, क्योंकि एग्जीबिशंस के माध्यम से ही हम चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये 5 फंक्शंस हैं। इन 5 फंक्शंस को, जैसे हमारी ये हाथ की 5 उंगलियां किसी को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही ये हमारे फंक्शंस हैं। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूँगी ये म्यूजियम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस मीन्स हम संवाद, वार्तालाप। तो वार्तालाप में क्या, म्यूजियम कैसे वार्तालाप करते हैं? अपने आर्ट ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, आर्ट ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से। कम्युनिकेशंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरप्रिटेशन, मीनिंग मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, या एक्सप्लेनिंग समथिंग। मतलब हम किसी भी चीज़ को उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में बहुत जानकारी देते हैं, और न केवल जानकारी देते हैं बल्कि उसके साथ एक आत्मी लगाव, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि जब चीज़ों को आप जानेंगे तो एक तरह का एक इमोशनल टच भी जो है संग्रहालय अपने आर्ट ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से करते हैं। अभी मैंने कम्युनिकेशन की बात की, म्यूजियम कम्युनिकेशन भी मैंने बताया कि कैसे आर्ट इफेक्ट्स और विजिटर के बीच जो डायलॉग होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज नोन एज म्यूजियम कम्युनिकेशन। चूँकि एजुकेशन म्यूज़ियम का मेन फंक्शन है, तो सोसाइटी के प्रति म्यूज़ियम्स की बहुत बड़ी एक शैक्षणिक जिम्मेदारी है कि हम कैसे समाज के लोगों को हम उसको एक जिम्मेदार बनाएं, और कैसे हम एक
कल्चरल एजुकेशन के फील्ड में विशेष तौर से हम लोगों को तैयार करें। इसके लिए संग्रहालय को क्या करना होगा? अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो सबसे पहले आता है कि हु इज प्रेजेंटिंग, कौन क्या प्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द मीडियम, और किसके लिए कर रहा है और क्यों, यानी 4W and 1H, क्यों, क्या, कैसे और कहाँ। तो इन चारों चीज़ों का आंसर संग्रहालय अपने ऑब्जेक्ट के माध्यम से देने की कोशिश करता है। ये उसको दिखाने की मैंने कोशिश की। ये म्यूजियम है। म्यूजियम क्या करता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन देता है, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की। मीडियम क्या होता है? एग्जीबिशन होता है, और एग्जीबिशन के माध्यम से उसके ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस होते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रेन भी हैं, कॉलेज के भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, फैमिली ग्रुप्स भी हैं, फॉरेन विजिटर्स भी हैं, बहुत सारे लोगों के, उन लोगों के हिसाब से संग्रहालय अपने यहाँ एजुकेशनल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का आयोजन करता है। आजकल संग्रहालयों में एक बहुत अच्छा मेथड हम लोग यूज़ करने की बात कर रहे हैं, कहानी के माध्यम से। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट देखते हैं और ऑब्जेक्ट में केवल लेबल पे लिखा होता है कि ये इस पीरियड का है, ये विष्णु हैं, 5वीं शताब्दी के हैं, ये तुर्क के हार से मिले, कई सिनेमाटोग्राफी मिले हैं, इससे केवल बात नहीं बनती। उससे म्यूज़ियम का पूरी तरह से एजुकेशन, म्यूज़ियम पूरी तरह से विजिटर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करना होगा कि कहानी एक ऐसा माध्यम है। हम सब ने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं, हम सब ने, और कहानी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाती है, रुचिकर बनाती है। साथ ही क्या करती है, आप विषय को अच्छी तरह से बताने का सबसे अच्छा तरीका भी है कहानी। अब आज भी आप देखिए कि बड़े बड़े हमारे जो संत और महापुरुष हैं, आख्यान देते हैं, तो ये कहानियों के माध्यम से ही, उदाहरणों के माध्यम से ही वो चीज़ों को, जो नैतिकता का जो संदेश देते हैं, वो कहानियों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही अपनी बात कहते हैं। तो हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात करें, मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये सारी चीज़ें की कहानी के क्या फ़ायदे हैं स्टोरी टेलिंग के। जब हम म्यूज़ियम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके से कम्युनिकेशन है, एक तो वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। वर्बल की यदि हम बात करें तो वही स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, गाइड्स के माध्यम से, के माध्यम से है, गैलरी अटेंडेंट, गैलरी वो गाइड लेक्चरर्स के माध्यम से है, डोसेंट्स के माध्यम से है। और नॉन वर्बल जो है वो प्रिंटेड मटेरियल है, जैसे ब्रोशर्स हैं, लीफलेट्स हैं, गाइड बुक्स हैं, ये भी एजुकेशन का या कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। अब मैं बात करूंगी कि जो हम लोग म्यूज़ियम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो म्यूज़ियम एजुकेट जो करता है इस चेंजिंग सोसाइटी के लिए, तो 2 तरह से काम करता है। एक तो म्यूज़ियम संग्रहालय के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ करता है, और एक संग्रहालय के बाहर। तो संग्रहालय के अंदर जो संग्रहालय उसकी एक्टिविटीज़ होती है, वो मेन तो होती है उसकी एग्जीबिशन। एग्जीबिशंस के माध्यम से आजकल जो नए मेथड्स इजाद किए जा रहे हैं, उसमें ये है कि संग्रहालय में लोग आएँ और पार्टिसिपेशन, केवल उनको बताना नहीं है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, उनकी सहभागिता भी होनी चाहिए। एक तो स्टोरी टेलिंग माध्यम हो गया, जिससे कि उनको सिखाने का, उनको बताने का एक रुचिकर माध्यम, और दूसरा माध्यम है उसमें उनको पार्टिसिपेट करा करके, जिससे एक उदाहरण मैं दूंगी। मैं गई थी सिटी पैलेस जयपुर में, वहाँ उन्होंने मान सिंह की जैकेट रखा हुआ है, और उसके उन्होंने एक रिप्लिकल्स बना के रखा हुआ है, और थ्रोन रखा हुआ है, और विजिटर्स आते हैं उस थ्रोन पे बैठते हैं और पूछते हैं कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस था। तो दे फील लाइक कि नहीं, मैं तो बिल्कुल मान सिंह जैसा फील कर रहा हूँ, मुझे रॉयल फील हो रहा है। तो इस तरह का एक फील, एक प्लेजर जो है, वो विजिटर्स की म्यूज़ियम विजिट को न केवल इंटरेस्टिंग बनाता है, बल्कि एक रुचिकर भी बनाता है, और उनको संग्रहालय में रोकने के लिए भी विवश करता है।
वो संग्रहालय से जब उनका म्यूजियम विजिट रुचिकर हो जाता है तो संग्रहालय से वो जल्दी भागने की बात नहीं करती, क्योंकि अगर वो थकाऊ और उबाऊपन होगा तो आप भी कहीं भी जाएंगे तो आप सोचेंगे जितनी जल्दी वो यहाँ से निकल ले। लेकिन जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो पूरा देख करके जाना। तो इस तरह की चीज़ों को संग्रहालय को करना होगा। वही इंटरैक्टिव एग्जीबिशंस की बात की अभी हमने। अब मैं बहुत जल्दी मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं ज़रूर इन चीज़ों को दिखाती हूँ। मैं अपने हर लेक्चर्स में ये 4-6 ऑब्जेक्ट्स को मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि कैसे बच्चे जब आर्ट इफेक्ट्स को देखेंगे तो इनको समझ में आएगा कि म्यूज़ियम में जब हम आर्ट इफेक्ट्स देखते हैं तो आर्ट इफेक्ट्स में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं जिनको कि हम नोटिस नहीं कर पाते। तो देखिए कैसे ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ बहुत से इतिहास और कला के भी विद्यार्थी होंगे कि बुद्ध इमेज कि कैसे इवॉल्व हुआ। इसकी शुरुआत कुषाण काल में मथुरा से होती है। ये एक पहला जो है ये कुषाण काल का है, दूसरा कुषाण गुप्ता में कैसे आर्ट स्टाइल का डेवलपमेंट आप एक म्यूजियम मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की आपको उत्पत्ति जानना है, उसका सीक्वेंटल ग्रोथ जानना है कि उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ और आज के समय में उसकी क्या सिचुएशन है, आज के समय में उसका क्या रेलेवेंस और आज वो किस रूप में है, तो संग्रहालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। तो ये आप ये देखिए, मैंने ये 4 दिखाए हैं, आप खुद देखिए कि किस तरह से म्यूजियम में जा करके आर्ट के विद्यार्थी एक शैलीगत विशेषताओं को और कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है और सारनाथ तक आते आते कैसे वो फोल्डलेस ड्रेपरी के रूप में जो कि सारनाथ तक इसका मैं किसी भी मूर्तियों को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस केवल आपको सिंपल बताऊंगी कि इनका रेलेवेंस क्या है। ये मैं बताना चाहती हूँ बुद्ध के, चूँकि हम बिहार में बैठे इसलिए मैंने बुद्ध को ज़्यादा उनको चूज़ किया। ये मार सीन है, तो आप सबको पता है कि बुद्ध के जीवन के 8 दृश्य हैं और उसमें मार जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो मार ने उनको चैलेंज किया था कि उसको भी मतलब इविल स्पिरिट्स होती हैं वो अच्छे काम को होने नहीं देती, उसमें बाधा डालती। तो मार ने कैसे बाधा डाली, तो आप देखिए सांची से, क्योंकि हम सब जानते हैं बुद्ध की मूर्ति का उस समय अंकन नहीं शुरू हुआ था, तो आप देखिए किस तरह से 3 स्टेजेस हैं। पहले तो सिंबॉलिक है, मार का अंकन किया गया बोधि वृक्ष के माध्यम से, दूसरा नैरेटिव है कथा के माध्यम से, और कैसे सारनाथ तक आते आते ये कथा एक आइकन का रूप ले लेती है। यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं है, बीच में बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगी कि कैसे मार की कन्याएं बुद्ध को बोधिसत्व को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और कर रही हैं, लेकिन सारनाथ तक आते आते ये आइकन के रूप में जहाँ केवल मुद्रा के माध्यम से हम पहचान जाते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा है कि ये बुद्ध के मार विजय के इवेंट को ये मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ। आप देखें ये दोनों इमेज है, पहली जो है इसमें पहली इमेज जो देखिए दोनों के गले में आप देखिए बाघ नख है। आज भी हम इस 21st सेंचुरी में हम माताएं अपने बच्चों को नजर से बचाने के लिए है गले में जरूर पहनाते हैं। और ये देखिए गुप्त काल का है, भारत कला भवन, ये गुप्त काल का है और ये भारत कला भवन में है। तो मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ बच्चों आपको कि देखिए हमारी जो परंपराएं हैं हमारी जड़ों में निहित है, हम इसको भूल ही नहीं सकते, इतनी इनकी गहरी चीज़ें हैं। और ये जाके जब संग्रहालय में आप जाते हैं, क्योंकि आज मैंने कहा ना आधुनिकीकरण के दौर में हम लोग अपने संस्कारों को अपनी चीज़ों को हम सब इससे पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है, तो भूल रहे हैं। तो हम जब जाके वहाँ देखते हैं म्यूजियम में, तो कैसे म्यूजियम का रोल आप देखिए कि इतनी आज चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन अभी भी संग्रहालय का जो है वो महत्व, संग्रहालय का जो अब की अवधारणा है वो कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें संग्रहालय जाने से ही हमें पता चलता है। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, मैंने कहा ना कि मैं 4-5 ऑब्जेक्ट्स है, मैं इनको हर व्याख्यान में दिखाती हूँ कि आप बच्चे देखें, और जब आप ऑब्जेक्ट्स देखेंगे और ऑब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा तब आप म्यूजियम देखने के लिए जाएंगे। होता नहीं कि म्यूजियम देखने क्यों जाएं, म्यूजियम में क्या है देखने के लिए, हम मॉल जाना पसंद करेंगे, फिल्म जाना पसंद करेंगे। म्यूजियम की 10 रुपए की टिकट है, लेकिन मॉल की 200 रुपए की टिकट पॉपकॉर्न है, लेकिन हमें वो ज़्यादा पसंद आती है। तो हमें म्यूजियम देखने के लिए कैसे
हम बच्चों को उत्प्रेरित करें, कैसे उनको हम एक्साइट करें कि नहीं जाएं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ, हमारे यहाँ अभी भी परंपराएं हैं। शादी विवाह में क्या होता है कि दूल्हे की बहन छेड़खानी करती है, हैं, साली हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये एक दैवी विवाह है, शिव और पार्वती, जिसको कल्याण सुंदर मूर्ति बोलते हैं, शिव पार्वती का विवाह है। और इस दैवी विवाह में भी देखिए सर तो बैठे हैं, सर तो मैं क्या बोलूँ, आप देखिए कैसे वो अग्नि के साथ 60 फेरे ले रहे हैं और ब्रह्मा बीच में बैठे पुरोहित का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों में देखिए, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, पार्वती की सहेली मालिनी, उसने शिव का पैर पकड़ रखा है। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए। मैं अपनी सहेली को ले जाने नहीं दूंगी, कैसे ले जाऊंगी। तो आप देखिए कैसे जो लोक परंपरा में चीज़ें आज भी हमारे निहित हैं। तो आपको लगेगा कि ओह, जब आप संग्रहालय जाके देखेंगे तो अब देखिए कि लोक परंपरा में जो चीज़ें हम दैनिक जीवन में वो कैसे हम इन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हम कैसे उसको, तो ये है कि संग्रहालयों का ये रोल है। इसलिए बच्चों आप जरूर संग्रहालय जाइए और संग्रहालय भ्रमण करते समय वहाँ के लोगों की मदद लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा कि संग्रहालय का जो परसेप्शन है, इसीलिए कि संग्रहालय खुद इसके लिए जिम्मेदार है, वो इस तरह से एजुकेशन दे ही नहीं है। ये बस मैं दिखाना जो रिलीजियस टॉलरेंस, ये अर्धनारीश्वर है, ये स्त्री और पुरुष दिखा रहे हैं किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट भी है, हाँ, दोनों एकाकार हैं। तो इस तरह की जो मूर्तियां हैं, ये आप देखिए, ये हरिहर है, हरिहर मतलब आधा भाग शिव और विष्णु। आज हम इतनी रिलीजियस कंट्रोवर्सी हो रही है, आप देखिए ये रिलीजियस टॉलरेंस का ये सब बहुत बड़ा एक नमूना है। तो हम जब संग्रहालय जाते हैं तो संग्रहालय इज ए प्लेस फॉर सोशल इंस्टीट्यूशन होते हुए कैसे हमारे एक सोशल हार्मनी कैसे पैदा करता है। जब इन मूर्तियों को हम देखते हैं तो हमें जो है पता चलता है। अभी जो मैंने कहा था इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आप इस मूर्ति में मैंने इंटेंशनली हटाया है कैसे म्यूजियम एक इन्वायरमेंटली लोगों को एजुकेट कर सकता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, हैं, उन्होंने, प्रकृति सहचरी है हमारी। आप इस मूर्ति में देखिए केवल सौंदर्य की बात नहीं है, सौंदर्य तो है ही, अगर मैंने हेलो उठा दिया, किस तरह से आप देखिए जो अनरिलेटेड क्रीपर्स हैं वो बिना प्रकृति के, बिना फ्लोरा एंड फौना के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आज की स्थिति हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग कितने कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये म्यूजियम्स के माध्यम से ही आती हैं। ये तो इनसाइड एक्टिविटीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं आउटरीच एक्टिविटीज़। आउटरीच मतलब जो हम संग्रहालय के बाहर करते हैं, उनके लिए करते हैं कि जो म्यूजियम नहीं आ पाते, लेट्स द म्यूजियम गो टू द। अब ये चर्चा हो रही है क्योंकि हमने भी कहा ना कि म्यूजियम सारे सेक्शंस के लोगों के लिए, तो कैसे हम जो नॉन विजिटर्स हैं उनको विजिटर्स में कैसे कन्वर्ट करें आज के समय के। इसीलिए म्यूजियम फ्यूचर में म्यूजियम्स की जो बात हो रही है, म्यूजियम्स का फ्यूचर तो है ही, म्यूजियम्स के को तो हम नकार ही नहीं सकते। अभी बात हो रही थी सचिव साहब से, तो मैंने यही कहा कि हमारे इंडियन परसेप्शन में म्यूजियम्स का बड़ा दूसरा ही परसेप्शन है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाइए तो वहाँ लाइन लगी रहती है। वो 10 बजे म्यूज़ियम खुलता है और आपको ताजुब लगेगा, वो बाहर 8 साढ़े 8 9 बजे आके टिकट बुक करा के लॉन में म्यूज़ियम्स खुलने का इंतज़ार करते हैं। वहाँ ये सिनेरियो हुआ, सुजीत जी आप जान नहीं रहे, वहाँ ये सिनेरियो। अरे मैं प्रोफेसर विभा मैडम से बात हो रही थी, करीब 10-12 साल पहले की बात है। तो जब जा रही थी लंदन तो मैंने कहा मैडम टिकट बुक करा के जाइएगा, आप 7-8 दिन के लिए जा रही हैं और आप ब्रिटिश म्यूजियम नहीं देखें। बोली ऐसा उषा? मैंने कहा यस मैम। बोली उषा यही हुआ। उन्होंने कहा कि उषा मैंने तुमने कहा था तो मैंने टिकट बुक नहीं, तो आप म्यूजियम विजिट नहीं कर सकते। अब आप सोच लीजिए कितना डिफरेंस है इंडियन माइंड में और वहाँ दे ग्रो विद द म्यूजियम कि जो बच्चे हैं उनके यहाँ सिलेबस में म्यूजियम विजिट जो है एसेंशियल है हमारे यहाँ। तो जानते हैं, इसीलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ। मैं स्कूलों में मैंने जाकर के लेक्चर्स देना शुरू किया है। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे बुलाइए, मैं बच्चों को अवेयर करूँ फ्रॉम द कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अगर बच्चे शुरू से उनके दिमाग में हम म्यूजियम्स के प्रति हम एक अवेयरनेस, म्यूजियम्स के प्रति एक लगाव की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाला भविष्य। और जब बच्चे घर जाके बात करेंगे तो पेरेंट्स भी को भी मजा आएगा। कहाँ गए थे? म्यूजियम गए थे। क्या देखा? ये देखा। तो वो बच्चे पेरेंट्स के सामने डिस्कस करेंगे तो पेरेंट्स को भी म्यूजियम आने के लिए कहीं न कहीं वो प्रेरणा का काम करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम्स मैंने कहा क्या क्या एग्जीबिशंस के
अलावा वर्कशॉप हैं, सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अभी मैं बात संजय जी बैठे हैं, हम लोग पिछले 2 दशक से म्यूज़ियम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग में अब वही है, बच्चे जैसे कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि मैंने अपना समय लगाया, तो आउटपुट क्या है इसका। आजकल हम कुछ भी बच्चे बात करते हैं कि हम अपना समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो बच्चे कहते हैं म्यूज़ियम देख के हम क्या करेंगे, डेडली ऑब्जेक्ट है। तो इन ऑब्जेक्ट को हमें डेडली ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। इन ऑब्जेक्ट को हमें आज के प्रेजेंट सोसाइटी में, इस चेंजिंग सोसाइटी में उसका क्या रोल है। मैं एक एग्जांपल दूँगी। हमारे यहाँ भारत कला भवन में शाहजहाँ की शेरवानी डिस्प्ले है, और मैं मिजोजी के बच्चों को जब कला भवन विजिट करा रही थी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि अरे ये शाहजहाँ की शेरवानी देख के क्या करेंगे, रत्न जड़ी थे, ये है वो है, राजा थे तो होगा ही सब कुछ, भैया हम क्या करेंगे। मैंने उनको फिर अपने तरीके से समझाया। फिर आज के समय में आप देखिए उस शेरवानी का क्या रेलेवेंस है। आज शादी विवाह में सूट गया, अब सब शेरवानी ही पहनते हैं। क्या करना चाहिए म्यूजियम्स को, लोगों के पैशन को कैश करना चाहिए। उस शेरवानी की डिजाइन बुटीक वालों को बुलाएं, ड्रेस डिजाइनर्स वालों को बुलाएं। मतलब जो चेंजिंग सिनेरियो है, मैं बात कर रही हूँ चेंजिंग सिनेरियो और फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स। तो इस चेंजिंग सिनेरियो में कैसे म्यूजियम का फ्यूचर है, उनको बुलाएं, उनको आप डिजाइन में सेल कीजिए। मैं म्यूजियम को अपने रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ाना है। सब जान रहे हैं कि बहुत फाइनेंशियल स्कर्ट हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, लोगों को भी पैशन होगा कि भाई कहते हैं ना, तो शाहरुख खान ने इस फला फिल्म में टी शर्ट पहनी थी, ये वैसा था। तो एक सेलिब्रिटी का जो क्रेज होता है, तो आप भी कहेंगे कि तो साज जो मैंने पहनी है ना शेरवानी, वो इस पर एम्ब्रॉयडरी मुगल काल के शाहजहाँ की एम्ब्रॉयडरी। तो आई मीन दोनों का मतलब बहुत सारे, इस पर भी एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है। तो मैं बहुत ब्रीफ में कह रही हूँ कि कैसे चेंजिंग सिनेरियो में म्यूजियम्स का फ्यूचर है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, मैडम खड़ी हो गई हैं। एक चीज़ और मैं भी बात कर रही थी कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, तो म्यूजियम्स को टूर ऑपरेटर्स के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोगों का इंटरेस्ट म्यूजियम देखने में नहीं है, वो मॉल देखना चाहिए, तो टूर ऑपरेटर्स के साथ उनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए और आइटिनरी में म्यूजियम विजिट होना चाहिए। हमारे यहाँ बनारस में लोग मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, संकट मोचन है, सब करेंगे, लेकिन भरत कला भवन नहीं होता। सारनाथ इसलिए होता है कि सारनाथ तो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारनाथ चूँकि साइड म्यूजियम है तो वो विजिट कर लेते हैं, लेकिन कला भवन नहीं विजिट करते। अभी हमारे यहाँ 2019 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम किया, बहुत बेहतरीन म्यूजियम है जहाँ पे आप काशी को जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाईटेक म्यूजियम है, और जैसे आप एंट्री लेते हैं तो बिल्कुल लगता है कि आपने घंटी दबाई है और उसके ऊपर जो है पुष्प की वर्षा हो जाती है, तो लगता है कि आपने अभिषेक किया। फिर काशी की गलियाँ, फिर काशी के साहित्य का पूरा वर्चुअल म्यूजियम है, वो आप फील करते हो। और हाई टेक्नोलॉजी, आप एक बटन दबाइए और सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो अब इस तरह के जो म्यूजियम्स भी हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं। अब मैं बात करूँगी कि एक और माध्यम है, चूँकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इसमें क्या क्या चीज़ें म्यूजियम्स कर सकता है, ये आप देखिए। इसको मैं ज़्यादा बताऊँगी QR कोड्स के माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से, टच स्क्रीन के माध्यम से, ऑडियो विजुअल गाइड्स के माध्यम से किस तरह से म्यूज़ियम कम्युनिकेट कर सकता है अपने विजिटर्स के साथ, और किस तरह से म्यूज़ियम्स की महत्ता एक समाज में कैसे वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि जब चीज़ें मैंने कहा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी तो फिर आप म्यूज़ियम पूरा विजिट करके ही जाएंगे। लेकिन बात तो हम लोग कर ही रहे हैं कि म्यूज़ियम को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं म्यूज़ियम्स के सामने। पहला तो चैलेंज मैंने कहा परसेप्शन का है, हमको आपको भी बदलना होगा, खाली म्यूज़ियम्स को बदलने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है कि आज के समय में एंटरटेनिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। हमारे सामने एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, और एक बटन दबाइए और आपके सामने एंटरटेनमेंट की चीज़ें हाजिर हैं। तो ये भी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं। तो लेकिन संग्रहालय को इन सबों से निपटना पड़ेगा, इन चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। उसके भी तरीके हैं, लेकिन चूँकि समय कम है तो मैं उस पर नहीं बात करूँ। तो उसका तरीका है, क्योंकि आजकल विजिटर सर्वे की बात हो रही है। हमने बताया ना कि म्यूज़ियम में हर प्रकार के विजिटर्स आते हैं, तो भाई ठीक है, ये तो मुश्किल है कि हर 2 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल तक की हर की तो
जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने फुलफिल, लेकिन मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कोशिश करना चाहिए फुलफिल करने की बात, और म्यूज़ियम नहीं कर पा रहे, इसीलिए म्यूज़ियम्स आर लैगिंग बिहाइंड। इसीलिए म्यूज़ियम्स की जो दशा है हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ भी बहुत जरूरी। म्यूज़ियम को एक ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश होना चाहिए। तभी मेरी सुबह सचिव साहब से बात होती, मैंने यही कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे इंडियन म्यूज़ियम्स के लोगों के बीच में एक्सेसिबल नहीं होने के। उसमें एक फैक्टर ये भी कि हम विजिटर सर्वे नहीं कराते, और इसीलिए हम लोग न्यू म्यूज़ोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी जो धरोहर है नहीं बच पा रही है, और वो हम कैसे लोगों के माध्यम से अपनी उस धरोहर को बचाएं। हालांकि सारे विषय अपने आप में बहुत बृहद हैं, बस केवल आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये सारे तरीके हैं आगे म्यूज़ियम्स का फ्यूचर्स तय करने के लिए, और आज के चेंजिंग सिनेरियो में म्यूज़ियम की इम्पोर्टेंस प्रूव करने के लिए। बता ही दिया मैंने। एक चीज़ और भी मैं कहती हूँ कि हम लोग वी आर लिविंग इन एरा ऑफ स्मार्टनेस, स्मार्टफोन, स्मार्ट किचन, स्मार्ट कार, व्हाई नॉट स्मार्ट म्यूजियम। जब हम जो चेंजिंग सिनेरियो में स्मार्ट होने की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट म्यूजियम की क्यों नहीं बात है? तो स्मार्ट म्यूजियम्स और स्मार्ट म्यूजियम होने के लिए हमको उन सारी चीज़ों, सारे फीचर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ब्रांड के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, तभी म्यूजियम सर्वाइव करें। बस ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ बता ही दिया। और फाइनली बस मैं यही कहूँगी कि म्यूज़ियम्स का जो कमिटमेंट है कम्युनिकेशंस को लेके आज के चेंजिंग सिनेरियो में, वो एजुकेशन को लेकर के, वो शुड बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स मिशन, गोल एंड स्ट्रैटेजीज। तो जो भी म्यूज़ियम ऑफिशियल्स हैं उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और अभी सर से भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि सर नए म्यूज़ियम्स तो बन रहे हैं 300 करोड़ 400 करोड़, लेकिन जो पुराने म्यूज़ियम्स हैं वो अपने ट्रेडिशनली तरीके से ही काम कर रहे हैं। उनका जो एग्जीबिशन का तरीका है, उनका जो कलेक्शन का तरीका है, उनका जो म्यूज़ियम एजुकेशन का तरीका, और जो प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं वो म्यूज़ियम्स अपने लिए केवल कर रहे हैं, वो विजिटर्स के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दूँ, हमारे होता है राय कृष्णदास मेमोरियल लेक्चर्स। अब उस लेक्चर्स में वो केवल आसपास के विभागों में, फाइन आर्ट्स में, सोशल साइंस में, वो सब जगह वो इन्विटेशन, आम पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए म्यूजियम में म्यूज़ोलॉजी की मैं बात कर रहे थे कि जब मैंने ज्वाइन किया VHU में, मैं म्यूज़ोलॉजी में ज्वाइन किया, तो मैडम किस में? मैंने कहा मैं म्यूज़ोलॉजी में। तो उन्होंने कहा मैडम क्या आप वोकल में हैं कि इंस्ट्रूमेंटल में हैं? म्यूजिकोलॉजी। मैंने कहा भैया ना वोकल में ना इंस्ट्रूमेंटल में, मैं तो संग्रहालय विज्ञान है। बोले ये क्या होता है मैडम? मैंने कहा ये जो हमारी विरासतें, इवन हमारे जो क्लब मैंने मेरे VHU के प्रोफेसर्स को नहीं पता। वो कहते हैं कि एक बार हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर साहब को दिखाने, तो उन्होंने कहा मैडम किस में? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे। अच्छा बोले कि अच्छी बात बताइए मैडम, ये भारत क्लब हॉल में मैं आए दिन देखता हूँ विदेशियों की गाड़ी बहुत रुकती है, वहाँ क्या है? मैंने कहा सर मतलब सर क्या पीटती मैं। तो मैंने उनको बताया, तो बोला अच्छा एक दिन आपके साथ। मैंने कहा सर इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, आप प्लीज़ आप आइए मेरे साथ चलिए। फिर मैंने उनको घुमाया, हमने तो पता है, हमने उनको फिर कहा, मैंने कहा आजकल तुम लोग म्यूजियम एंड वेल बीइंग की बात कर रहे हैं कि कैसे म्यूजियम जो क्रिटिकल डिजीज है, ये पार्किंसंस है, डायलिक्स है, मैंने रिसर्च भी कराया है कि कैसे म्यूजियम्स इस तरह की क्रिटिकल डिजीज के लिए एक ट्रीटमेंट का भी काम करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि म्यूजियम का क्या क्या रोल है। तो बस शब्दों के साथ मैं आपको बहुत